हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो सब के सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर क्रिस्टलाइन आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। कलरलेस होते हैं ये। यहाँ पे अल्कली मेटल्स हम लोग ले लें तो अल्कली मेटल्स आप कोई भी ले लो और आप इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवा लो। आपको यहाँ पर क्रिस्टलाइन कलरलेस क्रिस्टलाइन आयनिक हाइड्राइड मिल जाएगा। आयनिक हाइड्राइड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस हाइड्राइड में जो अल्कली मेटल हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 होगा और जो हाइड्रोजन है वो -1 होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आयनिक हाइड्राइड। ये पहला बात, ये कलरलेस होते हैं। दूसरा मामला, आप अल्कली मेटल्स जब ले रहे हो जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम है, डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन के साथ घटती है। ऐसा इसलिए होता है कि साइज ऑफ कटायन इंक्रीज करते जाते हैं। तो जब साइज ऑफ कटायन इंक्रीज करते जाते हैं तो इनकी टेंडेंसी जो होती है हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ने की कम होती जाती है। अगर हम लिथियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी अल्कली मेटल हैं वो 673 केल्विन के आसपास ये रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो 1073 केल्विन पर ये लिथियम हाइड्राइड बनता है। अगर हम लोग इनके हाइड्राइड्स की बात करें, डाउन द ग्रुप हम लोग चलते आए तो यहाँ पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जाता है। डाउन द ग्रुप आने पर ये बहुत आसानी से H देते हैं, यानी कि रिडक्शन हो जाता है। तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्योंकि इस हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसलिए अगर आप लोग अल्कली मेटल के हाइड्राइड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको जो H- होगा वो एनोड पर लिबरेट होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है कि अगर आपके पास कोई अल्कली हाइड्राइड है और आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो एनोड पर कौन सा गैस आएगा। तो ध्यान से रखना है कि यहाँ पर H जो था वो माइनस के फॉर्म में था, तो H- जाएगा, खुद अपने आप को वहां पर ऑक्सीडाइज करेगा और हाइड्रोजन गैस आपको एनोड पर लिबरेट होंगे। इन हाइड्राइड्स की बात करें तो ये हाइड्राइड्स ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कर जाते हैं जहां से आपको H+ मिलने के चांस हो, जैसे वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, इन सभी से ये रिएक्शन करते हैं और वहां पर रिएक्शन करके हम लोग को हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अगर इनकी रिएक्टिविटी हम लोग देखें, ऐसे कंपाउंड जो कि आपको H+ दे सकते हैं, अगर उनकी बात करें तो यहां पर आप सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रूबियम, लिथियम, कुछ भी ले लो। आप इनको रिएक्शन करा रहे हो तो यहां पर ये इनके साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके यहां पर Na2O बनाएंगे और यहां से हाइड्रोजन गैस वो दे देंगे। अगर आपके पास मान लेते हैं कोई बेस है तो बेस से अगर आप यहां पर रिएक्शन करा रहे हो, बेस से भी अगर आप यहां अल्कोहल से यहां पे अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, C2H5OH है, आप इनसे अगर रिएक्शन करा रहे हो तो यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां से C2H5ONa मिल जाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होगा। इसी तरह और से अगर आप यहां से अमोनिया से रिएक्शन इनका करा रहे हो, यहां से अगर आप इनका अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो तो यहां से
ये इनके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम एमाइड बना लेगा और यहां से आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा। अगर आप यहीं पर, मैं सोडियम हाइड्राइड का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां से अगर आप इनको रिएक्शन करवाते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से ये भी हाइड्रोजन गैस देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि H+ दे सकते हैं, उनके साथ ये हाइड्राइड रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके यहां से हम लोग को ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ा। पहला कि जितने भी अल्कली मेटल थे वो सब के सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे और क्रिस्टलाइन कलरलेस आयनिक हाइड्राइड देंगे। इनकी जो रिएक्टिविटी होगी डाउन द ग्रुप जाने पे घटेगी, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी इनकी घटेगी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। तीसरी बात हमने पढ़ाया कि यहाँ पर हाइड्रोजन H- के फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर वो एनोड पर आपको मिलेगा। लास्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी यहाँ पर हाइड्राइड्स हैं वो सब जो आपको H+ दे सकते हैं कंपाउंड, उनके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपको देगा। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। आप जब भी यहाँ पर अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में ऐड करते हैं तो लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल जो होंगे वो डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होकर वो ब्लू कलर का सोल्यूशन देते हैं। ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि वहां पर विजिबल रे जब आती हैं तो वहां से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। फोटोन वोटोन आप जानते होंगे, तो फोटोन से कुछ एनर्जी लेता है विजुअल रेंज से। वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर स्टेट में जाता है, वहां से जब लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी वापस से इमिट करता है और जब वो एनर्जी वापस इमिट करता है तो वो कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। यहां पर ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। बिहेवियर की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है और इलेक्ट्रिसिटी को हाईली कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम लोग कंसंट्रेशन इसका बढ़ाते जाएं और 5M3 और 5M के बीच में जाए तो इसका जो कलर होता है वो ब्लू से चेंज होकर कॉपर ब्रॉन्ज हो जाता है। कॉपर ब्रॉन्ज इस कारण से होता है क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर बनना चालू होता है, क्लस्टर बनना चालू हो जाता है। यहाँ पर जितने भी अमोनिएट कटायन हैं वो एक साथ मिलकर क्लस्टर बनाते हैं, जिसके कारण से इनका जो कलर होता है ब्लू से कॉपर ब्रॉन्ज हो जाता है। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का भी क्लस्टर बनता है और उस क्लस्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिससे कि नेट जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो लॉस कर देता है और ये डायमेटिक में आ जाता है। कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस में पहले तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और अमोनिएट कटायन और अमोनिएट इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट के कारण से ये जो सॉल्यूशन था ब्लू सॉल्यूशन वो हाईली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। लेकिन लगातार आपके कंसंट्रेशन बढ़ाने के कारण जब इसका कलर कॉपर ब्रॉन्ज हो गया है तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो अमोनिएट कटायन होते हैं उनके चारों तरफ अमोनिएट इलेक्ट्रॉन का एक झुंड सा बन जाता है, जिससे कि उसकी मूवेबिलिटी, उसका जो मोशन होता है वो नहीं हो पाता है और उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडेड मेटल। तो ये सब रही बेसिक चीजें। पहले जब आप अल्कली मेटल डालेंगे सॉल्यूशन में तो होगा क्या, ये आपका अल्कली मेटल्स है। यहां पे हम लोगों ने इसको अमोनिया में ऐड किया है, यहां से ये आगे आया M+NH3, यहां पर X, इसी को मैं बोल रहा था अमोनिएट कटायन। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, NH3 है, यहां पर Y, ये है अमोनिएट इलेक्ट्रॉन। जब हम लोगों ने अल्कली मेटल्स को अमोनिया में डाला तो इतनी चीजें हम लोग को देखने को मिली। अब रही बात, फर्स्ट बात, ये सॉल्यूशन जो था वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। आपके रेगुलर कंसंट्रेशन बढ़ाने से, अल्कली मेटल का कंसंट्रेशन अमोनिया में लगातार बढ़ाने से, यहां पर लगातार कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसका कलर जो है वो कॉपर ब्रॉन्ज हो गया। एकदम अच्छे से याद करेंगे कॉपर ब्रॉन्ज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर बन गया है। किसका क्लस्टर बन गया है? मेटेलिक कटायन का या अमोनिएट कटायन का।
अमोनिएट कटायन का ढेर सारा क्लस्टर बन गया है, जिसके कारण से ये कलर चेंज हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कलर का चेंज हुआ था वो क्लस्टर का फॉर्मेशन हुआ था। कैसा क्लस्टर था? वो अमोनिएट कटायन का क्लस्टर था, गुच्छा जैसे बन गया था, जिसके कारण से ये कलर चेंज देखने में आता है। अगला मामला हमारे पास था मैग्नेटिक बिहेवियर का। तो ये जब सॉल्यूशन डाइल्यूट था, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर अगर आप बात करो तो सॉलिड में आप 5 टाइप के पढ़े हो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो, एंटीफेरो और फेरिक मैग्नेटिक। तो उधर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं अपने काम पर वापस आ रहा हूं। तो यहां पर इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरामैग्नेटिक थे, यानी कि कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते थे, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो उनको अट्रैक्ट करते थे। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ता गया ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हुआ। अब वो मैग्नेटिक फील्ड तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे सबस्टेंस को हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्यों नहीं ऐसा हुआ? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे क्यों नहीं अट्रैक्ट किया, इसकी बात करते हैं। यहां पर अमोनिएट इलेक्ट्रॉन का क्लस्टर बना। इस क्लस्टर में इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे क्लॉकवाइज भाग रहे थे, कुछ जो थे वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के क्लस्टर बनने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन जो थे आपस में ही एक दूसरे के मैग्नेटिक डोमेन को कैंसिल आउट कर रहे थे, जिसके कारण से जो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी पैरामैग्नेटिक, वो डायमैग्नेटिक में चेंज हो गया। 2 बातें याद रखिएगा। कलर का जो चेंज होना है वो क्लस्टर का फॉर्मेशन होना है अमोनिएट कटायन का। जो मैग्नेटिक बिहेवियर में आप चेंज देख रहे हो, ये आपका क्लस्टर बना है इलेक्ट्रॉन्स का। यही कारण है इन दोनों के चेंज का। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। अगर मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहां पे अमोनिएट कटायन और अमोनिएट इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन दोनों के मूवमेंट की वजह से बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो कर रहा था। लेकिन यहां पर ये जो अमोनिएट कटायन है, इस अमोनिएट कटायन को चारों तरफ से घेर लेता है अमोनिएट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के घिर जाने के कारण यहां पर इसकी मूवेबिलिटी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती। कब? जब सॉल्यूशन कॉपर ब्रोंज हो चुका है, जब सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन 5 m के ऊपर जा चुका है। ऐसे कंडीशन में ये मूव नहीं कर पाता, जिसके कारण से इसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। ऐसे मेटल आयन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड मेटल। तो ये रही सारी बातें। अभी क्या है, इस अल्कली मेटल्स में अगर कोई इंप्यूरिटी है, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, अगर इस टाइप की इंप्यूरिटी है तो यहां पर इनका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यहां पर मेटल एमाइड बनता है और वहां से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। ऐसा कब मैं बोला हूं? मैं ऐसा तब बता रहा हूं जबकि आपके यहां पे इंप्यूरिटीज हैं अल्कली मेटल्स में, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज और आयरन, इस टाइप की जब इंप्यूरिटीज हैं तो यहां पर ये टूटता है और टूटने के बाद यहां से हाइड्रोजन गैस बनाकर मेटल एमाइड बनाता है। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये अमोनिएट कटायन है, मैं AM से लिख रहा हूं, अमोनिया है ये AM। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जब ये इंप्यूरिटी प्रेजेंस है तो इंप्यूरिटी के प्रेजेंस में यहां से ये मेटल एमाइड बना देगा और यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करेगा। लेकिन अगर मान लो यहां पर नहीं है, यहां पर कोई भी इंप्यूरिटी प्रेजेंस नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जब यहां पर इंप्यूरिटी प्रेजेंस नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में यहां पर ये सॉल्यूशन हाईली स्टेबल होता है और काफी समय तक आप इस सॉल्यूशन को रख सकते हो। लेकिन अगर इंप्यूरिटी है तो यहां पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटी। जो ये सॉल्यूशन है
मेटल का जो सॉल्यूशन है अमोनिया के अंदर, ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वाटर से भी तगड़ा होता है। अगर हम लोग जो अल्कली मेटल का अमोनिया के साथ सॉल्यूशन है, अगर उसको हम लोग वाटर से रिएक्शन करा दें तो वहां से वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी जगह इसका रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो ये रहा हम लोग का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अल्कली मेटल जब अमोनिया में होते हैं तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को रिएक्शन देखना है कार्बन से। बेटा समय कम है, बहुत जल्दी टॉपिक है, तो जल्दी 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 हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। यहां पर रिएक्शन है हम लोग के पास कार्बन से। कार्बन से अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो यहां पर अल्कली मेटल्स जितने भी हैं, आपके पास जितने भी अल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, इनकी बात करें तो इनमें से कोई भी कार्बन से रिएक्शन करने नहीं जाता है। ये कोई नहीं जाता है, केवल और केवल आपका लिथियम जाता है। लिथियम जाता है यहां पर कार्बन के साथ और कार्बन से रिएक्शन करके कंपाउंड यहां पे बनाता है। तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इस बात को जरूर लिखिएगा कि इस ग्रुप में केवल लिथियम है जो कि कार्बन से रिएक्शन करता है। इसी तरह से अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में मैं एयर से रिएक्शन कराया था। तो एयर से रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो अल्कली मेटल होते हैं वो कई स्टेप में रिएक्शन करते हैं एयर से। जैसे पहले वो बना लेते हैं एयर में ऑक्साइड बनाते हैं, फिर ये ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ जाते हैं और मिलकर वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये हाइड्रोक्साइड वापस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आते हैं और मिलकर मेटल कार्बोनेट बना लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये सब चीज़ें बताया था। तो यहाँ पर मैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने किसी भी अल्कली मेटल का रिएक्शन नाइट्रोजन से नहीं बताया। नाइट्रोजन से इसलिए नहीं बताया क्योंकि बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। केवल और केवल लिथियम इस ग्रुप में है जो कि नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है। यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन से केवल लिथियम रिएक्शन करता है, बाकी इस ग्रुप के कोई भी एलिमेंट इन एलिमेंट से रिएक्शन नहीं देते हैं। एकदम अच्छे से याद कर लो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आज ही मुझे पढ़ाना है लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज, वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कि इस ग्रुप में लिथियम ही केवल कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन देता है। इसको बताया हूं तो नाइट्रोजन से भी रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। यहां पर नाइट्रोजन से इनका रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर 2Li3N कंपाउंड बनेगा। तो इस ग्रुप में जो भी अल्कली मेटल्स हैं, इस पूरे ग्रुप में केवल लिथियम है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं, इन अल्कली मेटल्स के ऑक्सो कंपाउंड्स के या ऑक्सो सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना है। ऑक्सो सॉल्ट तो काफ़ी हैं, लेकिन कुछ कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट है। मेन यही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कार्बोनेट की बात करें तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब कार्बोनेट बनाते हैं। कार्बोनेट बनाने का मतलब ये हुआ कि हमको लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रूबियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, ये सब मिलेंगे। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिस्कस आपसे नहीं करना है। दो प्रॉपर्टी है, सॉल्बिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। तो सॉल्बिलिटी अगर बात करें तो बेटा डाउन द ग्रुप आने पर इनकी सॉल्बिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप आने पर इनकी सॉल्बिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। और जो लिथियम कार्बोनेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, ये डिसॉल्व ही नहीं होता वाटर में। तो अगर आपके पास ऑप्शन ये चार्ट आ जाए और उसमें से पूछे कौन सा अल्कली मेटल का कार्बोनेट है जो कि वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, तो आप बता सकते हो कि केवल लिथियम कार्बोनेट है जो कि डिसॉल्व नहीं होता है। बाकी जितने हैं वो सब सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगला मामला आता है स्टेबिलिटी का। डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। नो डाउट आपको ही पता है जो कार्बोनेट आयन है वो काफी बड़ा आयन है, CO3 आप जहां भी पढ़ रहे होंगे, जो भी टीचर आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा होगा वो रेजोनेंस वगैरह चीजें बताए होंगे।
तो यहां से कुछ इस टाइप का इसका शेप होता है। रेजोनेंस के थ्रू ये चार्ज लगातार यहां पे रोटेट करता रहता है। तो ये कार्बोनेट आयन जो था वो काफी बड़ा आयन है, जो डाउन द ग्रुप जाने पे कटायन की साइज बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, बड़ा अनायन है तो बड़ा कटायन उसको दे दोगे तो वो स्टेबल होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर बड़ा कटायन भी बड़ा अनायन दोनों मिलकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लें तो थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे कोई भी जो कंपाउंड है थर्मली डिकम्पोज करने पे नहीं टूटता। लिथियम कार्बोनेट इकलौता है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है और यहां पर ये आपका लिथियम ऑक्साइड बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे देता है। इस ग्रुप के बाकी जो एलिमेंट हैं, उनके जो कार्बोनेट हैं वो थर्मली डिकम्पोज नहीं होते हैं। केवल लिथियम जो है, लिथियम कार्बोनेट, वही थर्मल डिकम्पोजिशन देता है और वो आपका लिथियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बोनेट मैंने आपको दो चीज केवल बताया जो जरूरी था। पहला, इन पूरे कार्बोनेट में लिथियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में पड़ा रहेगा। दूसरा, थर्मल स्टेबिलिटी बताया। थर्मल स्टेबिलिटी बताया कि डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कटायन की साइज बढ़ती जाती है। लिथियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल होता है, इसको गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, चाहे सॉल्युबिलिटी हो चाहे थर्मल स्टेबिलिटी हो, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है। लिथियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट की बात करें तो जितने भी इस ग्रुप के कंपाउंड है वो सब बाइकार्बोनेट बनाते हैं, स्टेबल हैं नहीं है, इनकी बात अभी आगे कर लेंगे। बाइकार्बोनेट में लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, आगे चलते हैं, रूबियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट। इस कार्बोनेट की अगर बात करें तो ये सब आपको रूम टेम्परेचर पे अच्छे से स्टेबल मिलेंगे। इसमें लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता, ये आपको एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल मिलेगा। सॉल्यूशन फॉर्म में ये आपको कहीं मिल जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में आपको लिथियम कार्बोनेट मिलेगा, लिथियम बाइकार्बोनेट, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये मिलेगा ही नहीं आपको। दूसरी बात इनकी करें, बाकियों की, तो बाकी आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में अच्छे से मिलेंगे। रही बात सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर देगी। थर्मल स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी की बात करें डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। कारण पहले ही बता दिया हूं भाई, अनायन की साइज बड़ी है, कटायन की साइज बड़ी होती जा रही है, तो जितनी तेजी से साइज बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी वो सिस्टम गेन करता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। अब आता है मामला थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो इस ग्रुप के जितने भी हैं वो सब थर्मली डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके यहां पर ये ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो थर्मली डिकम्पोज सब करते हैं। यहां पर आपके पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब आप डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने पर आपको मेटल कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में आपको यहां पर वाटर मिल जाएगा। तो यहां से आपको मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए, आप लोग इसको नोट किए होंगे। यहां पर हमारे पास बाइकार्बोनेट है, आप लोग याद भी कर लो, बाइकार्बोनेट अगर हो तो कार्बोनेट बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है और वाटर बनना है। आगे चल रहे हैं हम लोग यहां पे। अगर हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़नी है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फेट।
अगर सल्फेट की बात करें तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब यहां पर सल्फेट बनाएंगे। जैसे आपके पास लिथियम सल्फेट, आपके पास सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम, रूबियम सल्फेट और लास्ट है सीजियम सल्फेट। फिर वही कहानी है सॉल्बिलिटी और स्टेबिलिटी। तो सॉल्बिलिटी हो चाहे स्टेबिलिटी हो, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी। अगर आप लोग को सॉल्बिलिटी दिक्कत कर रहा है कि कैसे हो रही है, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कम होनी है। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों कम होनी है, लेकिन कटायन की साइज बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिससे कि कारण सॉल्बिलिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी और सॉल्बिलिटी दोनों इंक्रीज करेगी। रही बात इनका थर्मल डिकम्पोजिशन, तो मैं आपको कंपाउंड दे रहे हैं, आप थोड़ा डिकम्पोज करके मुझे दिखाइए। अब की बार मैं आपको सोडियम सल्फेट दिया हूं और आपको इसको थर्मली डिकम्पोज करना है, लेकिन असल में ये मामला बनेगा सोडियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपका सोडियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में आएगा। आपको यहां पर अगर इस रिएक्शन को रोकना है तो आपको हीट उसी रेशियो में देना पड़ेगा। अगर आप एक्सेस अमाउंट में हीट देते जा रहे हैं तो यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यहां पे टूटेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब टूटेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में जाएगा। पी ब्लॉक में अगर आप लोग पढ़े होंगे कभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, तो आप इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़े हैं क्रिस्टलाइजेशन में, सॉरी कैटलिस्ट प्रोसेस में, जहां V2O5 के प्रेजेंस में SO2 का ऑक्सीडेशन करके SO3 का फॉर्मेशन होता था। तो यहां पर आप लोग जब इस कंपाउंड को तोड़ेंगे, यानी अल्कली मेटल के सरफेस को, सल्फेट को अगर आप तोड़ोगे तो आपको मेटल ऑक्साइड और SO3 गैस यहां से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं। वापस से एक बार फिर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी बढ़नी है, सॉल्बिलिटी बढ़नी है। इनके डिकम्पोजिशन से क्या क्या मिलना है, आपको यहाँ पर ऑक्साइड मिलना है और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको दोगे तो डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी मिलेगा। अगला मामला हमारे पास है यहाँ पर नाइट्रेट। नाइट्रेट में बहुत कुछ नहीं पढ़नी है। नाइट्रेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका हीट इफेक्ट पढ़ना है। यहां पर जितने भी कंपाउंड आपके पास हैं, लिथियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, लिथियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, रूबियम नाइट्रेट है और सीजियम नाइट्रेट है। यहां पर जो लिथियम का नाइट्रेट है वो बहुत ही स्पेशल टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है हीट करने पर। बाकी जो हैं वो सब एक जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको देते हैं, लेकिन जो लिथियम वाला है वो थोड़ा सा अलग आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है। पहले मैं सब कॉमन वाले की बात कर लेता हूं, फिर हम उसकी बात करेंगे। इन सब कॉमन वाले की बात करें तो अगर हम लोग अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करें तो यहां से आपको मेटल ऑक्साइड और आपको आपको यहां से मेटल MnO2 मेटल नाइट्राइड मिल जाएगा और यहां से ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिथियम की बात करो, लिथियम नाइट्रेट की, तो लिथियम नाइट्रेट एक स्पेशल टाइप का डिकम्पोजिशन देता है जहां पर ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है और NO2 गैस बनाता है और साथ में यहां से ऑक्सीजन गैस वो रिलीज कर देता है। मैं मान के चलता हूं कि रिएक्शन बैलेंस करना आपको आता होगा। ये जो NO2 गैस है ये ब्राउन कलर का होता है,
इसका जो कलर होता है ब्राउन होता है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि हाईली रिएक्टिव है, और दूसरा ये कि ये जो है पैरामेग्नेटिक बिहेव करता है। अगर हम लोग ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं और ये ब्राउन कलर दे दे, इसका मतलब कि आपके पास जो नाइट्रेट है वो लिथियम नाइट्रेट है। अगर इस NO2 गैस की बात करें तो अगर आप उसको कूल करो, ठंडा करो, तो ये डाइमराइजेशन रिएक्शन भी देता है और यहां पर ये N2O4 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इन सब में, इन सभी नाइट्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिथियम नाइट्रेट है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट में ऐसा कौन सा नाइट्रेट है जिसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ब्राउन कलर देता है, ऐसा कौन सा नाइट्रेट है जो कि ब्राउन कलर देता है, तो आप यहां पे लिखोगे कि लिथियम नाइट्रेट, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट है जो कि डिकम्पोज करके NO2 गैस देता है और इसी NO2 गैस का जो कलर होता है ब्राउन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप लोग हीट कर रहे हो, जब तक आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो, तब तक तो ब्राउन कलर होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो ब्राउन कलर भी खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे जैसे इसका डाइमराइजेशन होता जाएगा। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट। बाकी स्टेबिलिटी सॉल्बिलिटी की बात करें, डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों इंक्रीज करता है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए हैं, अच्छी बात है, एकदम ध्यान से सुनना है। उन्होंने नाइट्रेट पढ़े हैं, सल्फेट पढ़े हैं, कार्बोनेट पढ़े हैं, बाइकार्बोनेट पढ़े हैं। इन सब चीज़ों में हम लोगों ने यही मेला जुला कर पढ़ा, डाउन द ग्रुप आने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, सॉल्बिलिटी बढ़ती है। अगर आपको कार्बोनेट के बारे में पूछा जाए तो कार्बोनेट में मैंने खाली एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताया कि लिथियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता है। दूसरा, थर्मली डिकम्पोजिशन की बात करें तो लिथियम कार्बोनेट जो है वही इकलौता डिकम्पोज करता है, बाकी कोई भी थर्मली डिकम्पोज नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट मैंने एक स्पेशल चीज बताया कि लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपका क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये केवल एक्वस सॉल्यूशन में आपको मिलेगा, बाकी सब आपको मिलते हैं। अगला सल्फेट में मैंने बताया कि सल्फेट में भाई सभी सल्फेट बनाते हैं, बाय डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी सॉल्बिलिटी बढ़ती है। तोड़ने के लिए मैंने बताया कि ऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा हीट करोगे तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी टूट सकता है और टूटकर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनेगा। नेक्स्ट नाइट्रेट में पढ़ाया, नाइट्रेट में मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्बिलिटी स्टेबिलिटी वगैरह बढ़ती है। यहाँ पर मेन डिकम्पोजिशन पढ़ाना था। मैंने पढ़ाया कि भाई लिथियम नाइट्रेट को छोड़कर बाकी जो नाइट्रेट हैं उनको अगर आप तोड़ोगे तो MnO2 बनेगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, लेकिन अगर आप लिथियम नाइट्रेट तोड़ोगे तो लिथियम ऑक्साइड के साथ NO2 गैस मिलेगा, जिसका कैरेक्टर ब्राउन होता है, जिसका कलर ब्राउन होता है, कैरेक्टर इसका पैरामेग्नेटिक होता है। बाकी चीजें मैंने डिस्कस किया। तो ये रहा हम लोग के पास कुछ ऑक्सो सॉल्ट अल्कली मेटल्स के। आगे चल रहे हैं। हमारे पास आया है कि भाई लिथियम जो है वो अपने ग्रुप में सबसे अलग व्यवहार क्यों दिखाता है। लिथियम अपने पूरे फैमिली में, लिथियम की जो फैमिली है जिसमें कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है, इस पूरे ग्रुप में जो लिथियम है वो सबसे अलग अपनी प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। तो प्रॉपर्टी शो करने के 5 कारण हैं। लिथियम अपने पूरे ग्रुप में, पूरी फैमिली में सबसे अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, इसके 5 कारण हैं। पहला, ये अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, इसकी साइज सबसे छोटी है। जब ये एटम फॉर्म में हो चाहे आयन के फॉर्म में हो, उसकी साइज छोटी होती है। साइज छोटी होने के कारण इसका पोलराइजेशन पावर तगड़ा होता है। पोलराइजेशन पावर आप पढ़े होंगे फजान रूल में, कटायन की साइज जितनी छोटी हो वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल पोलराइजेशन पावर रखता है। अनायन की साइज जितनी बड़ी हो वो उतना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। पोलराइजेशन जहाँ जितना ज़्यादा होता है वहाँ पर उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो ये सब मैं मान के चलता हूँ कि फजान रूल में आपको पढ़ाया गया होगा।
अभी हम लोग काम की बात ये करें कि लिथियम की साइज सबसे छोटी है, कटायन सबसे छोटा है। जब कटायन सबसे छोटा है तो सामने वाले को पोलराइज बड़े आराम से कर लेता है, जिसके कारण कि लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तीसरा, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बाकियों की तुलना में अधिक होती है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया था। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती जाती, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आराम होता है, वगैरह वगैरह सब डिस्कस किया था। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे कि इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। इसके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो अधिक हो जाता है, सॉरी कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है। दूसरा, इनकी साइज छोटी होती है तो वो इंटर मेटेलिक बॉन्ड जो होता है, आपको मैंने एक दिन मेटेलिक बॉन्ड पढ़ाया था कि मेटल के सरफेस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कई न्यूक्लियस से और एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कई इलेक्ट्रॉन से होता है, तो ओवरऑल जो अट्रैक्शन डेवलप होता है उसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इनकी साइज छोटी होती है तो जिसके कारण से इनका मेटेलिक बॉन्ड भी तगड़ा होता है। लास्ट, इनके पास इनके वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, अब्सेंस होता है डी ऑर्बिटल का। तो इनकी जितनी भी ये खुरापात है, जितना भी ये अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं अपनी फैमिली के बाकी मेंबर से, तो ये इन्हीं 5 कारण से दिखाते हैं। साइज का कम होना, किसी दूसरे कंपाउंड को पोलराइज कर लेना, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर लेना, आयोनाइजेशन एनर्जी का ज्यादा होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का कम होना, मेटेलिक इंटर मेटेलिक बॉन्ड का होना, डी ऑर्बिटल का न होना। तो ये 5 कारण हैं लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब मामला ये आता है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि लिथियम अलग शो करता है। कुछ प्रॉपर्टी तो मैंने सल्फेट कार्बोनेट वगैरह पढ़ाया तो बताया, कुछ प्रॉपर्टी आप ऐसे देख लो। पहला, लिथियम जो होता है वो हार्ड होता है, अपने ग्रुप में बाकी जो एलिमेंट इनके होते हैं उनकी तुलना में ये हार्ड होता है। बाकी जो एलिमेंट हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ये जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। कारण बताया ही, इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी से हो जाती है इनकी साइज छोटी होने की वजह से। दूसरा, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने दूसरे एलिमेंट की तुलना में अधिक होती है। तीसरा, इनकी जो हाइड्राइड्स है, अदर की जो स्टेबिलिटी है, अदर जो होता है वो 673 केल्विन के बाद अनस्टेबल होने लगते हैं, लेकिन लिथियम हाइड्राइड की बात करें तो ये 1073 केल्विन तक जाकर स्टेबल होता है। तो इनके जो हाइड्राइड होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। अगर मैं ऑक्साइड पढ़ा दूं तो ऑक्साइड में बता दूं कि लिथियम इकलौता अपने ग्रुप में नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी जो मेंबर होते हैं वो पैरा ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इस कारण को भी मैंने पढ़ाया था। डाउन द ग्रुप जाने पर कटायन की साइज बढ़ती जाती है, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं बड़े अनायन को एक्सेप्ट करने में। दूसरा कारण मैंने बताया था कि डाउन द ग्रुप जाने पर कटायन की साइज बढ़ती जाती है तो उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कमजोर पड़ता जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन को पर्याप्त मौका रहता है, जा भाई किसी के साथ जुड़कर तू परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बना ले। लिथियम वो मौका नहीं देता, छोटा है, धड़ाधड़ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है। अगर आगे चलें तो लिथियम अपने ग्रुप में इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्शन करता है। अभी थोड़ी देर में पढ़ाया, मैंने बताया कि 2 मोल आप लिथियम ले लो, 2 मोल कार्बन ले लो, आपको यहां पे कंपाउंड मिल जाएगा सर। नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन मैंने आपको दिखाया। तो अपने ग्रुप में नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्शन करने वाला केवल लिथियम होता है। इनके कार्बोनेट की बात करें तो केवल लिथियम के जो कार्बोनेट हैं वही थर्मली डिकम्पोज हो सकते हैं, बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं सर। बाकी जो एलिमेंट के कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, केवल इन्हीं के डिकम्पोज करते हैं। फिर आगे मैं बताया आपको बाइकार्बोनेट वाला। बाइकार्बोनेट के लिए मैं बताया कि ये सबसे अलग प्रॉपर्टी क्या है, भाई सबके आपके सॉलिड फॉर्म में मिल जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जो लिथियम बाइकार्बोनेट होता है वो केवल एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो केवल एक्वस फॉर्म में ही रह पाता है, सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। अगला मैंने बताया था नाइट्रेट की आप बात कर लो। नाइट्रेट की बात करो तो जितने भी आपके पास मेटल्स हैं
उन सबके जो मेटल्स हैं उनको जब तोड़ोगे तो आपको मेटल एमाइड मिल जाते हैं, नाइट्राइड मिल जाते हैं। लेकिन लिथियम स्पेशल टाइप के डिकम्पोज देता है। अभी मैंने दिखाया आपको जितने भी, जैसे कि आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, बेटा सोडियम नाइट्रेट आप तोड़ो, आपको सोडियम नाइट्राइड मिल जाएगा और यहां से ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। लेकिन आप लिथियम नाइट्रेट को तोड़ के देखो, लिथियम नाइट्रेट तोड़ोगे तो लिथियम ऑक्साइड मिलेगा और NO2 गैस मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। अब इसके बारे में मैंने बताया। तो यही सब प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे अलग होती है। सॉल्बिलिटी की बात कर लें तो इनके जो भी सॉल्ट हैं, सॉल्ट जैसे कि इनके आपके सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सलेट, हाइड्रोक्साइड, ये सब जो होते हैं या तो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं या तो सॉल्युबल ही नहीं होते हैं। क्या क्या बताया? सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, ये जो है इनके लिथियम के, ये या तो सॉल्युबल ही नहीं है या तो सॉल्युबल होते हैं, तो बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी इनकी होती है वाटर में। अगर इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यहां पर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये जो होते हैं बाकी जो इनके मेंबर्स हैं, इस ग्रुप के जो बाकी मेंबर हैं, सारी जो एनोमलस प्रॉपर्टी, जो सबसे अलग वाली प्रॉपर्टी, वो सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अगर यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन लिथियम जो होता है वो सबसे कम बेसिक होता है सर। यहां पर इन सब में सबसे कम बेसिक होता है। यहां पर ये इकलौता ऐसा हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लोग थर्मली डिकम्पोज कर दें तो यहां से ये लिथियम ऑक्साइड बनाकर यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। यही सारी जो प्रॉपर्टी हैं ये लिथियम की अलग हैं। अगर हम लोग हाइड्रेशन की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर कटाइन की साइज बढ़ती जाती है। यहां पर आप देखिए Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती जाती है। तो साइज बढ़ती जाती है तो साइज बढ़ने के कारण यहां पर मोबिलिटी घटनी चाहिए, लेकिन मामला उल्टा होता है सर। लिथियम की साइज छोटी होती है, ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल बुला लेता है। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो नेगेटिव पोल है वो कटायन पे अटैक कर देता है, जिससे कुछ एनर्जी भी निकलती है, जिसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, पढ़ाया हूं मैं आपको। तो जिसके कारण से इसका हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ जाता है। तो इसकी अगर मोबिलिटी की बात करें, सबसे कम जो होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबियम, फिर सीजियम। लेकिन नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पे सबसे छोटा जो है, ये जो सबसे छोटा है लिथियम है, तो लिथियम की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे सारा मामला ही गड़बड़ हो गया है। हाइड्रेशन के कारण इसकी मोबिलिटी सबसे कम हो गई है। अच्छा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में बता रहा था कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है। अगर आपको पता होगा तो सोडियम को आप चाकू से इजीली काट सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे हार्ड जो होता है वो लिथियम होता है। एक दिन मैंने इसको डिस्कस किया था जबकि वाटर से रिएक्टिविटी पढ़ा रहा था। मैंने बताया था कि आपके पास लिथियम और सोडियम है, आप लिथियम और सोडियम को वाटर में डाल दिए हैं तो आप देखोगे कि सोडियम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है। सोडियम ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है बाकियों की तुलना में, सोडियम ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है लिथियम की तुलना में। तो ऐसा क्यों हुआ? लिथियम अपने ग्रुप में सबसे कम वाटर से रिएक्शन क्यों कर रहा है? तो इसके लिए कारण मैंने बताया था कि बाकियों की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है कम। जब वो वाटर के अंदर जाते हैं तो एक तो इनकी डेंसिटी कम होती है, वाटर के ऊपर तैरते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन एलिमेंट की डेंसिटी वाटर से कम मैं बताया था। मैं बोला था कि वाटर के ऊपर तैरेंगे। जब ये वाटर के ऊपर तैर रहे हैं तो वहां पर ये रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाकर हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व होता जा रहा है। तो हीट जब इवॉल्व होता है तो जो सोडियम और बाकी जो एलिमेंट होते हैं उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होती है तो मेल्ट होते हैं। जैसे आप देसी घी अगर खाते होंगे, बटर खाते होंगे तो दाल में डाल दो, दाल के ऊपर वो मेल्ट करता है सर।
तो उसी तरह से ये जो मेटल होते हैं वो भी मेटल भी मेल्ट होते हैं, तो मेल्ट होकर उनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़े होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो यहां पर क्या होता है, जब सोडियम मेल्ट होता है तो पूरे सरफेस पे फैल जाता है। जब पूरे सरफेस फैलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है, रेट वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होता है, जिससे कि वहां पर फायर कैच कर लेता है। लेकिन लिथियम के केस में ऐसा नहीं हो पाता। लिथियम रिएक्शन तो करता है लेकिन वहां पर वो मेल्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जब मेल्ट नहीं होता तो वो सॉलिड फॉर्म में पड़ा होता है, तो इस बाकियों की तुलना में वो क्या करता है, रिएक्शन धीमा देता है। मैंने इस बात को बताया था जब रिएक्टिविटी विथ वाटर में पढ़ाया था। तो ये थी आपकी सारी लिथियम की प्रॉपर्टी जो कि बाकी एलिमेंट से कम है। क्या क्या बताया, टोटल 12-14 बताया हूं। पहला वो हार्ड होता है, दूसरा उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है, तीसरा इसके हाइड्रेशन जो इसकी हाइड्राइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन के साथ। मैंने बताया कि ऑक्सीजन के साथ ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी सब पैरा सुपर बनाते हैं। आगे मैंने बताया कि इस ग्रुप में इकलौता ऐसा ये एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्शन कर जाता है। तीसरा बताया कि केवल लिथियम कार्बोनेट है जो कि थर्मली डिकम्पोज होता है, बाकी इनके कोई भी कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज नहीं करते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, लिथियम ऑक्साइड बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। इसका जो बाई कार्बोनेट होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका जो नाइट्रेट है उसको आप थर्मली डिकम्पोज कर दो, यहां पर वो NO2 गैस देता है ब्राउन कलर में। अगला मैंने बताया कि इसके जो फॉस्फेट कार्बोनेट ऑक्सीडेट वगैरह सॉल्ट हैं वो वाटर में लगभग इनसॉल्युबल होते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि जो इसकी हाइड्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी हाइड्रेशन बाकियों की तुलना में ज़्यादा होती है क्योंकि साइज 6 कम होती है, जिसके कारण से इसकी मूविबिलिटी कम होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको लिथियम के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड तो मेरे पास बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा और NaCl पढ़ाना है। समय मेरे पास कम है, जल्दी निपटाना है, तो हम आपको NaCl और NaOH बता देते हैं। बाकी भी पढ़ाऊंगा लेकिन कल पढ़ाऊंगा, अभी मेरे पास थोड़ा समय है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर NaCl की बात करें तो NaCl हम लोग को सी वाटर से मिल जाता है। सॉल्ट दो जगह मिलते हैं। देखो, जो वाटर में सॉल्युबल थे वो हम लोग को सी में मिल गए, जो वाटर सॉल्युबल नहीं हुए वो हम लोग को पहाड़ों पे मिले। तो अभी हम लोग सी की बात करें तो सी से हम लोग को NaCl मिल जाता है। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। उस ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हम लोग को NaOH मिलता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय जो इलेक्ट्रोड है वो इनॉर्ड होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोड मरकरी का है तो वहां पर चीजें फिर बदल जाएंगी। मैंने क्या बताया, आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय आप इलेक्ट्रोलाइसिस इनॉर्ड इलेक्ट्रोड से करेंगे। यहां पर हम प्रिपरेशन आपको बता रहे हैं कास्टिक सोडा NaOH का। NaCl का आपके पास एक सॉल्यूशन है, यहां से ये Na+ और Cl- में टूटा है, वाटर है तो ये भी ब्रेक होगा, वाटर है तो ये भी ब्रेक होगा, H+ और OH-। अब मेरे पास दो कटायन है, इन दोनों कटायन में आपको पता है कि यहां पर H जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मैं डेल्टा G गिब्स एनर्जी वगैरह लेके मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस आएगा और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बना लेगा। ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन कहां होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। आगे चलें तो Cl- और OH में है। क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन में कौन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्यों करेगा, उसका रिएक्टिविटी सीरीज मैं इलेक्ट्रो में पढ़ाया हूं, वहां पे जाके आप देख लीजिए। तो यहां पर क्लोरीन आएगा, Cl- और Cl2 बनाकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ऑक्सीडेशन है तो कहां हो रहा होगा, एनोड पर हो रहा होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हम लोग NaCl ब्राइन सॉल्यूशन का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस हम लोग को मिल जाता है। रही बात सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में लगातार अगर हम देखें तो Na+ और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ता है और सॉल्यूशन लगातार OH बनाता जा रहा है। यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस आप काफी लंबे समय तक कर लो तो फाइनली आपको एक क्रिस्टलाइन मिलेगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि आपको NaOH रहेगा।
सॉल्यूशन के बारे में कुछ बात करना है तो सॉल्यूशन के बारे में आप बात कर लो। ये है कंसंट्रेशन आपका NaCl और टाइम का ग्राफ। तो समय के साथ भाई NaCl का कंसंट्रेशन, अगर हम लोग यहीं पे कंसंट्रेशन NaOH और टाइम की बात करें तो समय के साथ NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? आप देख सकते हो सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन और क्लोरीन लगातार कंज्यूम होते जा रहे हैं। आगे से चलें, अगर सॉल्यूशन के पीएच और टाइम की बात करेगा तो हम यहां देख रहे हैं सॉल्यूशन लगातार बेसिक होता जा रहा है। बेसिक होता जा रहा है क्योंकि NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो सॉल्यूशन का पीएच होगा वो लगातार डिक्रीज करेगा। NaCl था, इसलिए मैं इस ग्राफ में इस लाइन को यहां टच कर दिया हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर ये 7 होगा। क्यों? क्योंकि जो NaCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ऐसा सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हमें कंफर्म है कि भैया इसका पीएच जो होगा 7 होगा, इसीलिए हम टाइम बढ़ा रहे हैं, तो इसका पीएच की वैल्यू घटती जा रही है। सॉल्यूशन, सॉरी उल्टा कर दिया मैं, 1 मिनट। ये हमारा पीएच और टाइम का ग्राफ होगा, ऊपर जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में जब NaOH बनेगा तो NaOH का मतलब है कि सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, तो पीएच हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे तो आपको बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा पढ़ाएंगे, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मैटर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, और बेटा हो सके पॉसिबल तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ें क्योंकि आपके जेईई मेंस में, नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। नोट्स आप अगर आप बना रहे हो तो अच्छी बात है, इसको भी पढ़ियो, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, कायदे से तैयार करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बने रहिए।